चैप्टर 2। चैप्टर 2 भाई बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या है? हर वो बिजनेस ट्रांजेक्शन, हर चीज बिजनेस ट्रांजेक्शन है अगर वो तुम्हारे बिजनेस के फाइनेंशियल इंपैक्ट डाल रही है। मतलब अगर 1 रुपया भी तुम्हारे बिजनेस में आया और 1 रुपया भी तुम्हारे बिजनेस से गया, हर वो ट्रांजेक्शन बिजनेस ट्रांजेक्शन है जो तुम्हारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को इंपैक्ट कर रहा है। तो कोई भी टीचर पूछ ले कि व्हाट इज बिजनेस ट्रांजेक्शन, एवरी ट्रांजेक्शन व्हिच इंपैक्ट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, इट इज अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। ठीक है, आगे देखो क्या है भाई, इवेंट। इवेंट क्या होते हैं? जो भी आप बिजनेस ट्रांजेक्शन कर रहे हो उसका रिजल्ट जो आता है उसकी वजह से जो जो चीज होती है वो इवेंट है। जैसे तुमने भाई 10 लाख दिए, उधर से तुम्हारे घर पे गाड़ी आ गई, गाड़ी क्या है तुम्हारे लिए? तो एक इवेंट है ना। तो सिंपल, द इवेंट इज अ रिजल्ट, द इवेंट इज अ रिजल्ट ऑफ अ ट्रांजेक्शन। क्या कोई पूछे व्हाट इज इवेंट? द इवेंट इज अ रिजल्ट। क्या है इवेंट? क्या है? एक रिजल्ट है, रिजल्ट ऑफ अ ट्रांजेक्शन। आगे बढ़ते हैं, अकाउंट्स क्या है? अकाउंट्स इज एन रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन। अकाउंट क्या है भाई? तुम कहोगे परचेज अकाउंट दिखाओ तो उसमें सारे ट्रांजेक्शन परचेज के होंगे। सेल्स अकाउंट दिखाओ तो उसमें सारे अकाउंट सेल्स के होंगे। बैंक अकाउंट दिखाओ तो उसमें सारे ट्रांजेक्शन बैंक के होंगे। तो क्या होगा? अकाउंट इज द रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन ऑफ द पर्टिकुलर पर्सन और आइटम। भाई आइटम क्या हो गया? जैसे परचेज, गुड्स, वॉशिंग मशीन, एसी। अब इलेक्ट्रिक वाला है तो एसी का अलग बना रखा होगा, वॉशिंग मशीन की एसी इतने बिके, वॉशिंग मशीन इतनी बिकी। तो सेम होता है, अकाउंट्स क्या होता है? किसी पर्टिकुलर आइटम या पर्टिकुलर पर्सन के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है। कैपिटल क्या है? द अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड बाय द ओनर। ठीक है, द अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन अ बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट फ्रॉम इट। असेट क्या हो जाता है? तो ठीक है, एक चीज बता दो, असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो तुम इस फॉर्मूले को अपने अकॉर्डिंग जज करके अपने घुमा फिरा के कैपिटल का फॉर्मूला भी बना सकते हो। कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज नेटवर्थ। पूछ लिया जाता है एमसीक्यू में कि नेटवर्थ क्या होती है। तो नेटवर्थ इज द थिंग, द अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड बाय द कैपिटल, सॉरी द अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड बाय द ओनर। ठीक है, इट इज नोन एज नेटवर्थ। ड्राइंग क्या है? जो भी तुम अमाउंट या जो भी चीज, एनी आइटम और एनी कैश यू विथड्रॉ फ्रॉम देयर पर्सनल यूज, इट इज नोन एज ड्राइंग। बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्राइंग क्या है? जो भी चीज आप क्या, द विथड्रॉ बाय द ओनर फॉर द पर्सनल यूज। कोई भी चीज पर्सनल यूज के लिए निकाली जाए वो ड्राइंग बन जाएगी। लाइबिलिटी क्या होती है? ठीक है, सिंपल सी बात की जाए, ठीक है, तो लाइबिलिटी क्या होती है? लाइबिलिटी इज अ डेट। लाइबिलिटी क्या है? डेट। दे आर ओन टू द क्रेडिट, जो हमें किसको पे करनी होती है? क्रेडिटर्स को पे करनी होती है। दूसरे वर्ड में क्या? इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इट इज द अमाउंट विच फ्रॉम ओन टू द आउटसाइड। जो भी हम बाहर से पैसा उठा रहे हैं वो सब हमारे लिए क्या बन जाएगा? लाइबिलिटी बन जाएगा। ठीक है, वही एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल के फॉर्मूले घुमा फिरा के लायबिलिटी का फॉर्मूला बना लेना। क्या क्या आ जाता है? देखो, बैंक ओवरड्राफ्ट, पार्टनर्स लोन, बैंक लोन, क्रेडिटर, ये सब किसका पार्ट है? ये सब तुम्हारी लायबिलिटी का पार्ट है। अब लायबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, लायबिलिटी के क्योंकि पार्ट्स भी होते हैं। इंटरनल लायबिलिटीज, ओनर कैपिटल इन्वेस्ट करता है तो कैपिटल एक तरीके की लायबिलिटी बन जाती है उस बिजनेस के लिए, और उससे उसको क्या करना होता है? ओनर को प्रॉफिट पे आउट निकालना होता है। एक्सटर्नल लायबिलिटी बैंक हो गई। करंट लायबिलिटी जो आप 1 साल के अंदर पे कर दो। नॉन करंट लायबिलिटी जो 1 साल से ऊपर चले, तुम्हारा एसी का लोन करंट लायबिलिटी। ठीक है, तुम्हारा मान लो इसमें स्मार्ट बोर्ड का लोन 11 महीने का, करंट लायबिलिटी। ठीक है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स होते हैं वो करंट लायबिलिटी में ही होते हैं, उनका 11 महीने से ऊपर का लोन नहीं होता। तुम्हारे घर का लोन नॉन करंट लायबिलिटी, तुम्हारे लैंड पे लोन नॉन करंट लायबिलिटी। जो भी लोन 1 साल से ऊपर चल रहे हैं वो नॉन करंट है। और समझ लेते हैं एक बार, internal liabilities are those type of liability in which business entity has to pay the owner और proprietor। ओनर को क्या? ओनर और प्रोपराइटर को पे करना होता है, सच एज कैपिटल। भाई मैंने इन्वेस्ट किया है तुम इस मोटिव से कि मुझे ये बिजनेस क्या देगा? निकाल के देगा। तो वो कैपिटल इन्वेस्ट करने का बिजनेस पर क्या बन जाती है? बिजनेस एंटिटी हैज टू पे द ओनर। क्या है? आर द टाइप ऑफ लायबिलिटी इन विच बिजनेस एंटिटी, जो बिजनेस एंटिटी है, ठीक है, टू पे द ओनर और अ प्रोपराइटर। अब ओनर उस बिजनेस एंटिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई। 5 लाख लगाने पर कहीं ना कहीं इनको हर हाल में मुझे 50,000 रुपए हर महीने देना है। एक्सटर्नल लायबिलिटीज क्या हो जाती हैं? लोन, ठीक है, सच एज लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सब चीजें एक्सटर्नल लायबिलिटी का जो आपने बाहर से उनका रखी हो। ठीक है, करंट बता दिया, सम शॉर्ट टर्म लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिट कार्ड लोन, ठीक है, इस तरीके के लोन। नॉन करंट लायबिलिटी लॉन्ग टर्म लोन आ जाएंगे। ठीक है, असेट्स क्या होती है? असेट्स कहीं ना कहीं क्या होता है? तुम्हारे बिजनेस के सबसे पहली बात तो तुम्हारे बिजनेस के प्रोडक्शन को इंक्रीज करती है। दूसरी चीज क्या करती है? इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड करती है फ्यूचर में। तो वो लिखा हुआ है फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट
ठीक है, एंड विच इज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन आर एन इंडिविजुअल। हर वो चीज असेट है, एवरीथिंग इज असेट विच इज ओन्ड बाय अ बिजनेस, ठीक है, टू अर्न प्रॉफिट, ठीक है। लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी। अब टाइप ऑफ एसेट्स भी आ जाते हैं। करंट एसेट्स क्या हो गए, जो हम एक साल के अंदर हटा देंगे। जैसे भाई एसी वाली दुकान के लिए एसी क्या है, स्टॉक भरा हुआ है 10 एसी का, 10 लाख का लगा हुआ है मान लो एसी का, तो करंट एसेट है वो, उसकी लॉन्ग टर्म वो सॉरी हाँ वो करंट एसेट है, नॉन करंट नहीं है, क्योंकि वो क्या है एक साल के अंदर उसको निकाल देगा। मतलब रीसेल पर्पज से जो भी एसेट खरीदी जाए वो हर एसेट क्या है, करंट। और जो भी एसेट कंजम्पशन के बेसिस पर खरीदी जाए वो नॉन करंट एसेट। टेंजिबल, इंटेंजिबल बहुत ज्यादा पूछा जाता है। टेंजिबल्स वो होती है जिनको हम टच कर सकते हैं, ठीक है। इंटेंजिबल वो होती है जिनको तुम टच नहीं कर सकते। जैसे टेंजिबल कौन हो गई, टेंजिबल हो गई जो तुम्हारी प्रेजेंट टाइम में भी गर्लफ्रेंड है, जिसको तुम टच कर सकते हो। और इंटेंजिबल कौन हो गई, तुम्हारी क्रश, जिसको तुम छू भी नहीं सकते हो, केवल दूर से देख के कह सकते हो कि काश बस यही मिल जाए। तो ऐसे ही सेम होता है करंट एसेट्स, जो आपको रेडी टू सेल मतलब आप रीसेल पर्पज से लाए हो। करंट, नॉन करंट कंजम्पशन के बेसिस पर। टेंजिबल एसेट, ये बेंच से लेके, ये टीवी से लेके, ये फोन से लेके, ये सब क्या है मेरे लिए, ये सब मेरे लिए क्या है, टेंजिबल। नॉन टेंजिबल क्या हो गया, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क। ये तीन चीजें कैसी हैं, आप इनको सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर का, गूगल का, सही भाई गूगल का तो इंटेंजिबल एसेट ही सबसे बड़ा एसेट है। सॉफ्टवेयर तो अब जब इंस्टाग्राम का सॉफ्टवेयर अगर वो हो जाता है कहीं ना कहीं लैग कर जाता है तो उसे करोड़ों का लॉस हो जाता है। तो दीदा तो इंटेंजिबल एसेट्स क्या हो गए, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क और क्या बताया था, सॉफ्टवेयर। अच्छा एक और पूछ लिया जाता है फिक्टिशियस एसेट। इस सबको तुम सर्च करोगे और कमेंट सेक्शन में बताओगे कि फिक्टिशियस एसेट क्या होता है, और बहुत इंपॉर्टेंट होता है, देख लेना टीचर पक्का पूछेगा तुमसे, ठीक है। तो तुम्हें फिक्टिशियस एसेट को याद जरूर करना है और कमेंट सेक्शन में आंसर लिखना है। अब दो तरीके की रिसिप्ट होती हैं, एक कैपिटल रिसिप्ट होती है, एक रेवेन्यू रिसिप्ट होती है। रिसिप्ट का मतलब ही हो गया कि तुम्हारे पास पैसा आ रहा है। तो कोई भी अगर तुम कैपिटल गुड्स बेच के जो तुम्हें प्रॉफिट होता है, या तुम उसको प्रॉफिट नहीं कहेंगे, जो तुम्हें गेन हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे, कैपिटल रिसिप्ट। मान लो मैंने अपनी कोचिंग का एसी बेच दिया, अपने कोचिंग के स्मार्ट बोर्ड बेच दिया, तो कहीं ना कहीं वो क्या बन जाएगा, कैपिटल रिसिप्ट। और रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है, जो हमें रेगुलर बिजनेस ऑपरेशन से पैसा आता है, जैसे मेरी फीस क्या हो गई, रेवेन्यू रिसिप्ट। वहीं पे मैंने एसी बेच दिया, टीवी बेच दिया, लैपटॉप बेच दिया, तो मेरे लिए क्या हो गई, वो कैपिटल रिसिप्ट। ये मेरे एसेट्स को क्या कर देगी, कम कर देगी, ठीक है। ये मेरे कहीं ना कहीं एसेट्स को कम कर देती है और ये मेरे प्रॉफिट को इंक्रीज कर देती है। सेम कैपिटल एक्सपेंडिचर, जब भी आप क्या करते हो, कोई नई एसेट खरीदोगे या मशीन खरीदी, बिल्डिंग खरीदी, लैंड खरीदी, तो वो क्या है, ठीक है, वो क्या करता है, कहीं ना कहीं वो आपके एसेट्स को इंक्रीज कर देता है, साथ ही साथ आपके प्रोडक्शन को भी इंक्रीज कर देता है। मैंने ऊपर 3rd फ्लोर बनवा लिया, ये मेरे लिए क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्यों, क्योंकि अब इससे मेरे इस कोचिंग टाइम्स में और ज्यादा बैचेस लग सकते हैं। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें, ऐसे एक्सपेंडिचर जो कहीं ना कहीं तुमने, भाई बिजली का बिल, टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, अब मुझे कोचिंग चलानी है तो ये रेवेन्यू एक्सपेंसेस करने ही करने हैं, ताकि मैं उससे रेवेन्यू इनकम भी जनरेट कर पाऊं। एक्सपेंस, हर वो चीज एक्सपेंस है, ठीक है। सिंपल सी बात, एक्सपेंस इज अ कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग सेलिंग द गुड्स एंड सर्विसेज। हर वो चीज एक्सपेंस के अंदर आ जाती है जो क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स में, तुम्हारे गुड्स को प्रोडक्शन करने में, और फाइनली जब तक तुम उसको बेच नहीं देते हो, दुकान पे लगा के लाइट जलाने में जो भी उस पर खर्चा आ रहा है, वो हर चीज के एक्सपेंस का पार्ट बन जाएगी। तो द एक्सपेंस इज अ कॉस्ट इनकर्ड इन द प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग द गुड्स एंड सर्विसेज। इन अदर वर्ड्स वी कैन से that the cost used by the producer to form a finished good, क्या, the cost which is used by the producer to convert raw material into a finished good। फिर आ जाता है एक्सपेंसेस इंक्लूडेड, क्या क्या भाई, हर चीज वो एक्सपेंस है, रेंट, सैलरी, ठीक है, मुझे टीचर को सैलरी देनी है, बिल्डिंग का रेंट देना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है, ठीक है, हर वो चीज एक्सपेंस आ जाती है जो मुझे क्या करनी है, मंथली मेरी ईएमआई, तो वो सब एक्सपेंस का पार्ट बन जाएंगी। इनकम क्या होती है, क्या होता है, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स इज कॉल्ड रेवेन्यू एंड द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज कॉल्ड एक्सपेंस। भाई आप रेवेन्यू जनरेट करते हो, मान लो मैंने कहा मैंने 20,000 का फोन बेचा, उस 20,000 रुपए फोन को बेचने पे मैंने 18,000 रुपए खर्च करे थे। पहले अपने दोस्त से 18,000 का खरीदा, फिर किसी तीसरे दोस्त को मैंने 20,000 का बेच दिया। अब जो बीच में गैप आया वो मेरे लिए क्या बन गई, इनकम। देख लो इधर,
द गुड्स कॉस्टिंग 400 रुपीज एंड सोल्ड एट 500 रुपीज, एंड बीच का गैप क्या बन जाएगा? देखो रेवेन्यू मतलब मैंने क्या कहा, मैंने 20,000 का बेचा, उससे पहले मैंने दोस्त से 18,000 रुपए का खरीदा, तो जो बीच की गैपिंग आएगी वो मेरे लिए क्या बन जाएगी? इनकम। प्रॉफिट क्या होता है? सिंपल सी बात है, इट इज एक्सेस ऑफ द टोटल रेवेन्यू ओवर टोटल एक्सपेंस। जितना भाई प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करोगे? वो तो एक चीज की बात कर लीजिए, इतनी इनकम हुई, ठीक है, कि एक फोन बेचा और उस पे 2,000 रुपए आ गई, मेरी इनकम हो गई। और अगर मैं प्रॉफिट कैलकुलेट करूं तो पूरा टोटल रेवेन्यू, ठीक है, माइनस टोटल एक्सपेंस क्या दे देगा मुझे? इनकम, वो दे देगा मेरा प्रॉफिट। लॉस क्या होता है? जब भी आपके क्या हो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ग्रेटर हो, सिंपल सा साइन बना लेना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन रेवेन्यू इनकम। तो रेवेन्यू क्या हो जाएगा? जब भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसिप्ट ऑफ द बिजनेस कॉल्ड क्या होगा? सिंपल सा एक्सेस, सॉरी यहाँ पे इन्होंने एक्सेस कर दिया, यहाँ पे एक्सेस होगा ज्यादा, ठीक है, एक्सेस ज्यादा होता है। जब भी आपका एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है इनकम से, तो आप उसको क्या कहोगे? लॉस कहोगे। फिर आ जाता है गेन। इट इज द मॉनेटरी बेनिफिट। देखिए गेन क्या है? मॉनेटरी बेनिफिट है, इरेगुलर इन नेचर होता है। देखो प्रॉफिट और गेन में तुमसे डिफरेंस जरूर पूछा जाता है। तो प्रॉफिट वो है जो तुम्हें रेगुलर बिजनेस की एक्टिविटीज से कमा रहे हो, और अगर तुम्हारी कोई इरेगुलर एक्टिविटी की वजह से प्रॉफिट हो गया तो वो तुम्हारा बन जाएगा गेन। जैसे तुम्हारे पापा का अगर मान लो काम है, मेरा काम है टीचिंग का, तो ये मेरा एक रेगुलर इनकम है, इससे मैं प्रॉफिट कमा रहा हूँ, ठीक है। बट वहीं पे अगर हम बात करें, मैं एक प्लॉट पड़ा है जो मैंने 2 साल पहले लिया था 10 लाख का, वो 15 लाख का हो गया, वो मैंने बेच दिया 5 लाख एक्स्ट्रा में, तो जो 5 लाख रुपए का हो गया उसको मैं प्रॉफिट में इंक्लूड नहीं करूंगा, इट इज अ पार्ट ऑफ गेन। यहाँ पे देखो लिखा भी होगा एडवांटेज ऑफ इवेंट और ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस, ठीक है, क्या होगा? इट इज अ मॉनेटरी बेनिफिट ऑफ द प्रॉफिट और एडवांटेज, ठीक है। सिंपल सा इरेगुलर इन नेचर होता है जब आप क्या करते हो, कोई भी अपनी फिक्स असेट को बेच देते हो, साथ साथ इरेगुलर लिख देना, ठीक है। इरेगुलर फिक्स असेट को सेल कर देते हो, लॉटरी का जीतना, ठीक है, तो कहीं ना कहीं, और तुम्हारी बिल्डिंग या लैंड का एप्रिशिएट होना, तो ये तुम्हारे लिए प्रॉफिट नहीं है, तुम्हारे लिए गेन है। परचेज क्या है? द टर्म परचेज इज यूज्ड ओनली फॉर परचेज ऑफ गुड्स इन केस ऑफ मैन्युफैक्चर। क्या होता है? जब भी कोई मैन्युफैक्चर कोई सामान खरीदता है तो उसको क्या कहता है? परचेज कहता है। क्या कहता है? परचेज कहता है, ठीक है, गुड्स। अगला आ जाए परचेज रिटर्न। क्या होगा? जब भी क्या होगा उसका उल्टा लिख दो, व्हेन द परचेज गुड्स रिटर्न टू द सप्लायर। जब भी हम परचेज गुड्स रिटर्न कर देते हैं टू द सप्लायर, वो क्या कहलाया जाता है? परचेज रिटर्न। सेल्स क्या होती है? सेल्स मीन द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। बस एक इतने में याद रखना, व्हाट इज सेल? सेल्स इज द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। व्हाट इज सेल? कह देते हैं मेरी सेल हो गई, मतलब कहीं ना कहीं जब हम किसी गुड्स की वो ओनरशिप को ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है, तो हम उसको क्या कह देते हैं? सेल्स, ठीक है। सेल्स रिटर्न क्या? वही सेम टू द, भाई सिंपल सी बात है, सम कस्टमर रिटर्न द गुड सोल्ड टू देम। क्या हो जाता है? कभी कभी भाई तुमने खरीदा, तुम्हें पसंद नहीं आया, तुम वापस करने पहुंच गए, तो उस फर्म के लिए क्या है? वो सेल्स रिटर्न। तो सम कस्टमर्स रिटर्न द गुड्स सोल्ड टू देम, इट इज आल्सो नोन एज रिटर्न इनवर्ड। याद रखना, बहुत कंफ्यूज करता है बच्चों को रिटर्न इनवर्ड। स्टॉक। स्टॉक क्या होता है? हर वो चीज तुम्हारे उसमें दुकान में स्टॉक है जो रीसेल के पर्पज से, किसी के लिए कार स्टॉक में लगी है, तो किसी के लिए बाइक स्टॉक में लगी है, किसी के लिए चीनी मिर्चा धनिया स्टॉक में लगा हुआ है, ठीक है, तो हर वो चीज स्टॉक में है जो तुम रीसेल पर्पज से लेके आए हो। द टर्म स्टॉक इंक्लूड दोज गुड्स व्हिच आर परचेज फॉर द, किसी के लिए हेलीकॉप्टर भी स्टॉक हो सकता है, इसकी हेलीकॉप्टर की दुकान, किसी के लिए वॉशिंग मशीन और टीवी भी स्टॉक हो सकती है। क्यों? क्योंकि वो उसका बेचने का काम करता है। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? तो ओपनिंग स्टॉक का मतलब होता है जब आप क्या करते हो, बिजनेस क्या करते हो, अनसोल्ड गुड्स, जो आपके गुड्स रात में बिके नहीं होते हैं, ठीक है, तो जो आपका रात का क्लोजिंग स्टॉक होता है वो आपका सुबह ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। तो अनसोल्ड गुड्स होते हैं जो आपके, वो आपका ओपनिंग स्टॉक होता है। और क्लोजिंग स्टॉक इज मीन दैट द वैल्यू ऑफ गुड्स लाइंग अनसोल्ड एट द एंड, ठीक है। ओपनिंग में जो, भाई ओपनिंग में जो अनसोल्ड रह जाए, ठीक है, मतलब सॉरी, मतलब एक तरीके जो बिगनिंग में अनसोल्ड रह जाए वो हमारा ओपनिंग स्टॉक है, और जो एंड में अनसोल्ड रह जाए वो क्लोजिंग स्टॉक है। जैसे मैं रात में गल्ला बंद किया तो 100 रुपए पड़े थे, तो वो मेरा क्लोजिंग हो गई, और सुबह मैंने फिर गल्ला खोला तो 100 रुपए मिले, वहीं से मेरी ओपनिंग हुई। जहां से क्लोजिंग होती है वहीं से ओपनिंग होती है, ठीक है। इन्वेंट्री क्या होते हैं? ये वर्ड यूज करते हैं जो वो होते हैं, मतलब कहीं ना कहीं इन्वेंट्री वर्ड कैन बी यूज बाय द, मोस्टली उनके द्वारा यूज किया जाता है जो कहीं ना कहीं फैक्ट्री में काम करते हैं,
जैसे अब इन्वेंट्री भी 3-4 तरीके की हो जाती है, समझ लो। इन केस ऑफ मैन्युफैक्चर देयर आर ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री, वो गुड्स नहीं बोलेंगे, वो क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री उनके 3-4 फॉर्म में लगी होती है, रॉ मटेरियल, फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस। अब स्टॉक एंड ट्रेड, अब समझो अगर मेरा चीनी बनाने का काम है तो कुछ चीनी बनी रखी होगी, तो ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, फिनिश्ड गुड्स। कुछ कहेंगे कि चीनी अब मशीन में डाल दिया, चीनी बन रही है, उसको क्या कहेंगे, इन्वेंट्री, वर्क इन प्रोग्रेस। कुछ चीज हमारे ऐसे उसका गन्ना रखा होगा तो वो बनली क्या बन जाएगा, रॉ मटेरियल। और कुछ चीजें ट्रक में चल के जा चुकी होंगी तो हम उसको क्या कह देंगे, स्टॉक एंड ट्रेड। या फिर दुकान पे लग चुकी होंगी कि भाई 20 बोरियां बनी थी, 10 लग गई हैं, 10 रखी है, तो 10 मेरे लिए फिनिश गुड हो गई, 10 मेरे लिए स्टॉक एंड ट्रेड हो गई। गन्ना रखा हुआ है वो मेरे लिए रॉ मटेरियल हो गया, बाकी जो गन्ना मशीन में डाल रखा है वो वर्क इन प्रोग्रेस हो गया। थोड़ा सा वीडियो ज्यादा लेंदी ना हो इसलिए फटाफट कर रहा हूं, ठीक है, तो चीजों को समझ लेना। अब ये तो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ध्यान से देखना। ट्रेड रिसीवेबल क्या कहते हैं, ट्रेड रिसीवेबल रिफर टू द अमाउंट रिसीव ऑन द सेल। ट्रेड रिसीवेबल किसे कहते हैं, जब कोई भी अमाउंट रिसीव होता है कुछ बेचने। ट्रेड का मतलब ही होता है बाइंग एंड सेलिंग, तो ट्रेड रिसीवेबल है मतलब आपको पैसा मिला है। तो जब भी आप कोई चीज सेल करते हो तो जो पैसा मिलता है उसको हम ट्रेड रिसीवेबल कहते हैं। डेटर्स क्या होते हैं, डेटर्स सिंपल सी बात है, द टर्म्स डेटर्स refer to the person or firm whom goods has been sold and service rendered on a credit। जिन, देखो भाई क्या पूछ रहा बोल रहा हूं, सिंपल सी चीज समझो। डेटर्स क्या है, डेटर्स इज द पर्सन, फर्म और इंडिविजुअल who purchase goods from us on a credit, who purchase goods from us on credit, जो हमसे गुड्स खरीद लें किस पे, क्रेडिट पर, वो हमारे लिए क्या बन जाएंगे, डेटर्स बन जाएंगे। वहीं पे बिल रिसीवेबल क्या होता है, बीआर। देखो जिसने भी मूवी देखी है बीआर वो समझ जाएगा, जिसने भी हर्षद मेहता वाली मूवी देखी है वो बीआर समझ जाएगा। बीआर एक तरीके की असेट होती है, ठीक है, जिसको तुम क्या कर सकते हो, बैंक से जाके डिस्काउंट करा सकते हो। इसको मैं तुम्हें एग्जांपल के बेसिस पे वो डिफरेंस के बेसिस पे समझाऊंगा अभी आगे। क्रेडिटर्स क्या होता है, ठीक है, क्रेडिटर्स आर दोस टाइप ऑफ पर्सन इंडिविजुअल व्हिच हैव सेल देयर गुड्स टू अस। सेल उन्होंने क्या करा, हमें सेल करा, सेल देयर गुड्स टू अस, हमें, ऑन क्रेडिट, जो हमें ऑन अस, ठीक है, सेल ऑन अस, बचता याद रखना, सेल गुड्स टू अस, ठीक है, टू अस ऑन क्रेडिट, ठीक है। सेम उसके लिए क्या करोगे, डेटर्स के लिए परचेज गुड्स, ठीक है, परचेज गुड्स, ठीक है, परचेज गुड्स, हमसे कोई परचेज कर ले गुड्स, परचेज गुड्स टू अस, मतलब परचेज गुड टू अस, हमसे गुड्स खरीदे, परचेज गुड्स टू अस ऑन क्रेडिट। हमसे कोई उधार ले जाए, मतलब उधार ले जाए, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, डेटर्स। और हम किसी से उधार ले लें तो उसको हम क्या कहेंगे, क्रेडिटर। सेल गुड्स टू अस, हमें कोई दे गया गुड्स उधार तो हम क्या बन गए, यार उसका पैसा देना है, क्रेडिटर। कोई हमसे ले गया परचेज गुड्स फ्रॉम अस ऑन क्रेडिट, तो भाई हमसे खरीद के ले गया, उससे पैसा लेना है, डेटर्स, ठीक है। ये बीपी और बीआर हम बताएंगे। हाँ यहाँ पे मुझे समझाना था, बिल पेबल एंड बिल रिसीवेबल क्या होता है। देखो यहाँ पे उल्टा हो गया है, जो बिल पेबल होता है इट इज एक्सेप्टेड बाय द बायर। जो बिल पेबल होता है वो कोई भी बायर होगा एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ मुझे इतना पैसा देना है। बीआर क्या होता है, ये बनाया जाता है, ये बनाएगा सामने लगे भैया ये लो मैंने बना दिया इसको तुम एक्सेप्ट करो। तो बीआर इज ड्रॉन बाय द सेलर, सेलर उसको बना के देता है और परचेजर मतलब जो बीपी होता है मतलब वो उसको एक्सेप्ट करता है। नाम ही है भाई, बीपी क्या है, पेबल है, मतलब ये क्या है, लाइबिलिटी, ठीक है, और ये किसी दूसरे पर ट्रांसफर नहीं करी जा सकती। रिसीवेबल क्या है, एक तरीके का सिंपल सी बात करें तो क्या है, असेट है, ठीक है। दूसरी चीज पेमेंट, हमें इस पे क्या करेगा, पेमेंट इज मेड ऑन बिल, ठीक है, हमें इस पे पेमेंट देना होता है। यहाँ पे हम पेमेंट क्या करेंगे, रिसीव करेंगे, ठीक है। ये हम भाई लाइबिलिटी है तो क्या है, बैंक से डिस्काउंट नहीं करा सकते कि भैया बैंक ऐसा थोड़ी हमारी लाइबिलिटी पे हमें पैसा दे देगी। ये एक असेट है तो हम इसे बैंक से डिस्काउंट करा सकते हैं। अब डिस्काउंट का मतलब समझो, मुझे मेरे पास 10,000 का चेक है और वो 5 दिन का है, मुझे अर्जेंट आज ही जरूरत है। अब वो मेरे लिए एक तरीके से बीआर का काम करेगा, वो चेक मैं बैंक को दे दूंगा, बैंक मुझे शायद उसके 9,500 रुपए, 9,500 रुपए दे देगा, ठीक है। जब टाइम पूरा होगा तो कहीं ना कहीं क्या करेगा, वो वहां पे उस बंदे का चेक लगा के अपने अकाउंट में पैसा ले लेगा। तो कहीं ना कहीं हम इसको बैंक से डिस्काउंट नहीं करा सकते, इसको बैंक से डिस्काउंट करा सकते हैं। ये आप किसी पे भी ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, ठीक है, ये आप किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। इट कैन बी मेकिंग अ पेमेंट, इट गिवन फॉर, भाई आपको पेमेंट करना है इसलिए आपको पकड़ाया जाता है कि भैया इतना पैसा आपको देना है। यहाँ ये आपको इसलिए दिया जाएगा कि इतना पैसा आपको मिलेगा, आप ये दिखाओगे तुरंत आपको क्या मिल जाएगा, प्लेस ऑफ कैश,
गुड्स क्या होते हैं? हर वो चीज गुड्स है जो किस पर्पज से आई है, विच आर परचेज फॉर द रीसेल। भाई हर वो मेरे लिए गुड्स हैं जो कि रीसेल पर्पज से आई है, विच आर यूज्ड इन द फर्दर प्रोडक्शन। हर वो चीज जो रीसेल पर्पज से आई है और फर्दर प्रोडक्शन में यूज हो रही है वो मेरे लिए क्या बन जाएगी? गुड्स बन जाएगी। कार डीलर के लिए कार क्या है? गुड्स है। कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट कैन बी ट्रीटेड एज द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, और एक्सपेंडिचर ऑन द स्पेसिफिक थिंग और एक्टिविटी। भाई देखो कॉस्ट क्या है, सिंपल से मैं कहूंगा मेरा इस पे इतना खर्चा हो गया, तो जितना भी खर्चा उस चीज पे होता है, ठीक है, मैंने कार ली, उसका मॉडिफिकेशन कराया, तो टोटल जितना भी खर्चा हुआ तो वो क्या बन जाएगी? उस कार की कॉस्ट बन जाएगी, द कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, ठीक है, तो इट इज नोन एज कॉस्ट ऑफ दैट गुड्स। वाउचर बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो वाउचर एक तरीके का क्या है? डॉक्यूमेंट है। वाउचर एक तरीके का क्या है? डॉक्यूमेंट है, जो कि विच इज प्रोवाइडेड बाय द अथोराइजेशन टू पे इंस्टेड ऑफ मनी, ठीक है, सिंपल से बात है, क्या है? वाउचर इज अ डॉक्यूमेंट, ठीक है, विच हैव अ अथॉरिटी, ठीक है, टू पे ऑन द, क्या होगा? टू पे इंस्टेड ऑफ मनी। आप मनी की जगह वो वाउचर दे सकते हो। मैं कहता हूं ना मेरे पास 300 रुपए है और 300 का वाउचर है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? 600 रुपए का पेमेंट कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास एज अ कैश की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो जो भी आप इंस्टेड ऑफ मनी पे करते हो उसके बाद अथॉरिटी है। वाउचर हैव अ डॉक्यूमेंट व्हिच हैव अथॉरिटी टू पे इंस्टेड ऑफ कैश, इट इज नोन एज वाउचर। डिस्काउंट क्या है? डिस्काउंट इज देखो एक डिस्काउंट एक तरीके का ऑफर होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं? अपने फर्म में न्यू कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हैं और साथ साथ अपने फर्म के प्रॉफिट और सेल को इंक्रीज करते हैं। अब दो तरीके के डिस्काउंट होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट की बात करें तो कैश ट्रेड डिस्काउंट ऐसा डिस्काउंट कहा जाता है कहीं ना कहीं, जो कहीं ना कहीं क्या करता है? तुमको बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं दिखाना, चुपचाप साइड में निकालना है। जैसे मान लो 10,000 की चीज है, बट हम सामने वाले को पता नहीं चलने देंगे, हम 9,000 का ही लगा देंगे, ताकि अब कोई और आए तो उसको ये ना पता चले कि ये चीज 10,000 की थी, हमने इसको सस्ते में दी है 9,000 में। तो क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं दिखाया जाता है, कैश डिस्काउंट बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाया जाता है। जब तुम ये जर्नल एंट्री करोगे तब तुम्हें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बस अभी डिस्काउंट समझ लो कि डिस्काउंट क्या होता है। द ऑफर विच इज प्रोवाइडेड बाय द ओनर सेलर, ठीक है, टू इंक्रीज द सेल एंड प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस और आल्सो अट्रैक्ट द न्यू कस्टमर। रिबेट क्या होता है? इट इज अ रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड अलाउडेड बाय द सेलर आफ्टर द गुड्स हैज बीन परचेज। मतलब जैसे मैंने कहा कि भैया आपने जो सामान खरीदा, अगर आप 5 दिन के अंदर पेमेंट कर देंगे तो मैं आपको 5% का और डिस्काउंट दूंगा। वो खरीद के ले गया, 2 दिन बाद मैंने फोन किया कि भैया अगर आप पेमेंट कर देते हैं 5 दिन के अंदर, आज की डेट से लेके 5 दिन के अंदर, तो आपको क्या मिलेगा? 5% का डिस्काउंट और मिलेगा। मतलब आफ्टर गुड्स सोल्ड हैज बीन, जब भी कोई रिडक्शन प्रोवाइड करता है वैल्यू ऑफ गुड्स में आफ्टर द सेल ऑफ गुड्स, इट इज कॉल्ड रिबेट। एंटिटी क्या है? देखो बिजनेस अलग होता है और इंसान अलग होता है, इसको समझाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि तुम बिजनेस स्टडीज के बंदे हो तो तुम इजीली इस चीज को समझ सकते हो। जैसे भाई अगर तुम नहीं जानते कि एलजी का ओनर कौन है, बट एलजी यू नो, सैमसंग का ओनर कौन है तुम्हें नहीं पता है, लेकिन यू नो सैमसंग, ठीक है, सैमसंग अलग हो गया, उसका ओनर अलग हो गया। बेड डेट्स क्या होते हैं? भाई जो भी मनी तुम्हारा रिकवर नहीं हो जाए, आपको पता है, डेटर्स विद द अमाउंट व्हिच इज इररिकवरेबल, ठीक है, फ्रॉम द डेटर, इट इज नोन बेड डेट। रेवेन्यू, भाई सिंपल सी बात है, रेवेन्यू मीन द इनकम ऑफ रेगुलर नेचर। इन्वेस्टमेंट इज अ, ठीक है, इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट इज रिफर टू द अमाउंट और अ फंड व्हिच इज इन्वेस्टेड बाय द फर्म। इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट इज द अमाउंट व्हिच इज इन्वेस्टेड बाय द बिजनेस, ठीक है, इन्वेस्टेड बाय द बिजनेस और फर्म, ठीक है, इंटेंशन ऑफ फंडिंग। भाई इन्वेस्टमेंट क्यों करते हो? ताकि आगे चल के तुम्हें फायदा हो। इंसॉल्वेंट क्या होता है? जब भी कोई फर्म की लाइबिलिटीज बहुत ज्यादा होती हैं और असेट कम। मान लो क्या हो, मेरे ऊपर लोन 50 लाख का हो और मेरे जेब में 20 लाख पड़े हो, अब मैं उस लोन को कैसे चुकाऊंगा? तो कहीं ना कहीं ऐसी फर्म को हम क्या कहते हैं? इंसॉल्वेंट फर्म कहते हैं। टर्नओवर क्या होता है? सिंपल सी बात याद रखना, टोटल सेल ऑफ द ईयर, ठीक है, टोटल सेल ऑफ द फर्म या टोटल सेल ऑफ द पर ईयर, इट इज नोन एज टर्नओवर। जैसे हम कहते नहीं कि इस फर्म का टर्नओवर 1000 करोड़ का है, इस फर्म का टर्नओवर 8000 करोड़ का है, तो टर्नओवर क्या कहा जाता है? टोटल सेल ऑफ द फर्म। जीएसटी द गुड्स सर्विसेज टैक्स, ठीक है, ठीक है, याद रखना, गुड्स सर्विसेज टैक्स जो कि क्या कराया गया था? वन नेशन वन टैक्स का फॉर्मूला लाया गया था बाय द बीजेपी गवर्नमेंट, ठीक है, बाय द बीजेपी गवर्नमेंट इन 2016, 1 जुलाई 2016। गुडविल क्या होती है? गुड नेम बता चुका हूं, गुड नेम और रेपुटेशन। गुड नेम और रेपुटेशन जो कि क्या करती है? तुम्हारे फर्म के प्रॉफिट और सेल को क्या कर देती है? इंक्रीज कर देती है। जो व्हाट इज गुडविल? गुडविल इज अ गुड नेम, ये 2 वर्ड में बोलोगे, गुड नेम एंड रेपुटेशन। गुड नेम एंड रेपुटेशन विच इंक्रीज प्रॉफिट ऑफ द फर्म।
इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द गुडविल इज एन इमेज, ठीक है, इमेज भी कही जाती है गुड इमेज, ठीक है, जैसे आईफोन की गुडविल है क्या, रेपुटेशन है और कहीं ना कहीं गुड नेम है जिसकी वजह से वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट गेन करता है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने ऐसे लिखे हैं जिसमें कंफ्यूजिंग बहुत ज्यादा रहते हैं, जैसे तुम गेन और प्रॉफिट में कंफ्यूजिंग रहेगी, कैपिटल रेवेन्यू में रहेगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में रहेगी, करंट असेट नॉन करंट असेट्स में रहेगी, असेट लायबिलिटी में कंफ्यूजन हो सकती है, इन्वेंट्री और स्टॉक में हो सकती है। तो इन सबके आंसर्स भी नीचे मैंने लिख दिए हैं, तो हेलो मैसेज कर दो अगर तुम्हें इसकी पीडीएफ चाहिए है, सारे आंसर्स हैं, ठीक है। तो तुम्हारी 2 चैप्टर हो गए हैं, अब मुझे लग रहा है वीडियो ज्यादा लेंथी हो रही है, तो मैं अगली पार्ट 2 में 2 चैप्टर कवर करूंगा, बल्कि 3 चैप्टर करूंगा, क्योंकि ये 2 चैप्टर बहुत बड़े थे, वो 2 चैप्टर छोटे, तीनों चैप्टर छोटे हैं, तो वो 3 चैप्टर में अगले पार्ट में कवर करूंगा। ये पार्ट 1 है और वो पार्ट 2 होगा ऑफ द ऑल भाई थ्योरी, सारी थ्योरी करा रहा हूं, तो भाई थोड़ी सी वीडियो बढ़ेगी, तो प्लीज वॉच, सब्सक्राइब, इतना मेहनत कर रहा हूं तो सपोर्ट बनाए रखना, और कोई भी ड्रॉबैक हो वो पहले बताना, भले तुम मेरी अच्छाइयां बताओ चाहे ना बताओ। चलो मिलते हैं, बाय, फॉलो अस ऑन इंस्टा, डिजिटल पाठशाला, और ये नोट्स चाहिए तो लिंक भी डाल दूंगा, बाकी तुम अगर लिंक में नहीं पढ़ा तो कहीं ना कहीं तुम मुझे मैसेज कर देना मेरे नंबर पर, ठीक है, और तुम्हें मिल जाएगा सारे नोट्स। बाय।